हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। कल चैप्टर 3 में आपको मैंने पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश ये टॉपिक पर एंड किया था आपका वीडियो। यानी पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश जो टॉपिक था वो निषेचन के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। ठीक है ना। पादपों में निषेचन प्रक्रिया कैसे होती है उसके 5 चरण मैंने आपको कल दिखाए थे, और उन 5 चरणों में से कल 3 चरणों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, ठीक है ना, पराग नलिका की वृद्धि, और तीसरा पॉइंट दिया था हमने पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। ठीक है ना। तो कल हमने बीजांड में प्रवेश देखा था, तो 3 प्रकार का बीजांड में प्रवेश हमने देखा था, अध्यावरणी, निभागी प्रवेश और बीजांड द्वारी प्रवेश। ठीक है ना। या तो पराग नलिका निभाग वाले छोर से, या अध्यावरण वाले छोर से, या बीजांड द्वार वाले छोर से बीजांड में प्रवेश करती है। और उसको आगे समझने के लिए थोड़ा सा हम एक पूरा डायग्राम बना लेते हैं। ये अंडाशय है, वर्तिका ऊपर ये वर्तिकाग्र होगी, इसके अंदर क्या था, बीजांड है। ये बीजांड का अध्यावरण, ये बीजांड का अंदर, और बीजांड का काय के अंदर क्या है, भ्रूण कोश है। ये भ्रूण कोश, भ्रूण कोश में अंड कोशिका, ये सहायक कोशिकाएं दोनों, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं, और ये द्वितीय केंद्रक जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ठीक है ना। तो हमने पराग नलिका जो आई हमारी, ये पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई इस तरह से आई, और ये जहां तक मैं बताया बीजांड द्वार वाले छोर से बीजांड में प्रवेश करती है। पराग नलिका अधिकतर पादपों में कहां से जाती है, बीजांड द्वार वाले छोर से बीजांड में प्रवेश करती है। अब आगे देखते हैं, ये बीजांड में जाने के बाद ये जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश, चौथा जो हमारा चरण आज चलेगा, तो पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। यानी अब ये भ्रूण कोश में किस प्रकार से प्रवेश करेगी। यहां पर ध्यान रखिए आप कि पराग नलिका चाहे निभाग वाले छोर से बीजांड में जाए, चाहे अध्यावरण वाले छोर से जाए, चाहे बीजांड द्वार वाले छोर से जाए, भ्रूण कोश में हमेशा बीजांड द्वार वाले छोर से ही ये प्रवेश करेगी। ठीक है ना। यहाँ पर काली लाइन ज्यादा हो गई, इसलिए मैं इसको अलग पेन इस्तेमाल करके बना देता हूं पराग नलिका को, क्लियर दिख जाएगा आपको इस तरह से। ये पराग नलिका है, और ये बीजांड द्वार वाले छोर से अंदर बीजांड में गई, और भ्रूण कोश में भी ये बीजांड द्वार वाले छोर से ही अंदर प्रवेश करेगी। चाहे ये पराग नलिका निभाग वाले छोर से आए, चाहे अध्यावरण वाले अध्यावरण को भेदते हुए आए, चाहे बीजांड द्वार से आए, भ्रूण कोश के अंदर हमेशा कहां से जाएगी, ये बीजांड द्वार वाले छोर से ही जाएगी। ठीक। अब भ्रूण कोश में इसके अंदर जाने के 3 मार्ग होते हैं। पहला मार्ग, या तो ये जो सहायक कोशिका है इसको तोड़ते हुए अंदर चली जाए। ठीक। दूसरा मार्ग क्या है, ये जो सहायक कोशिका है और ये पराग कोश, ये भ्रूण कोश की भित्ति है, इस भित्ति के बीच में होकर के निकल जाए। और तीसरा मार्ग क्या हो सकता है, ये जो सहायक कोशिका है और ये अंड कोशिका इसके बीच में होकर के भ्रूण कोश में अंदर चली जाए। ठीक है ना। 3 स्थितियां इसके अंदर जाने की हो सकती है। कौन कौन सी, दोबारा देख लो। या तो सहायक कोशिका को भेद करके जाए, या भ्रूण कोश की जो भित्ति, ये भित्ति है और ये सहायक कोशिका इसके बीच में होकर के निकल जाए। ठीक। या फिर ये जो सहायक कोशिका और ये अंड कोशिका दोनों के बीच में होकर के अंदर चली जाए। 3 मार्ग इसके हो सकते हैं, या तो
ये या ये और या ये, तीन में से किसी एक मार्ग से अंदर जाती है। लेकिन ज्यादातर जो अंडकोश का जो परागनलिका है, ये जो सहायक कोशिका होती है, ये सहायक कोशिका है दोनों, इन सहायक कोशिकाओं को भेदते हुए अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, ये दोनों सहायक कोशिका होती हैं, दोनों सहायक कोशिकाओं को अंदर भेदते हुए प्रवेश करती है। अब थोड़ा सा मैं सहायक कोशिका के बारे में बताता हूँ। यहाँ अलग से डायग्राम देखो, ये तो अंड कोशिका हुई बड़े आकार की, और ये सहायक कोशिका। ठीक है, इसका केंद्र लिया हुआ, और ये कहां पर है, ये भ्रूणकोश है इसके चारों ओर। थोड़ा बड़ा बना दिया इसको ना। अब होता क्या, ये जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, इन सहायक कोशिकाओं में आधार पार्ट पर ये इस तरह तंतुनुमा संरचना होती है। तंतुनुमा संरचनाओं का एक समूह होता है, इसको बोलते हैं हम फिलीफॉर्म उपकरण। ठीक है, ये तंतुनुमा समुच्चय होता है किस पर, सहायक कोशिकाओं में, इधर भी होगा और इधर भी होता है। ठीक है ना, तो तंतुनुमा समुच्चय क्या कहलाता है, फिलीफॉर्म उपकरण कहलाता है। अब होता क्या है, जैसे ही परागनलिका, ये परागनलिका है, सहायक कोशिका में प्रवेश करती है, तो सहायक कोशिका में प्रवेश करने से पहले ही ये जो सहायक कोशिका होती है अपहासित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है ना, और ये जो परागनलिका है, ये फिलीफॉर्म उपकरण में होते हुए अंदर प्रवेश इसमें कर जाती है। ये कोशिका नष्ट हो गई, अपहासित हो गई। ठीक है, ऐसा कोशिका द्रव्य बिखर जाएगा। अब ये परागनलिका फिलीफॉर्म उपकरण में होते हुए अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, जैसे अंदर प्रवेश करती है, इसका जो शीर्ष पार्ट है, ये शीर्ष भाग है इसका। ठीक है, शीर्ष भाग के थोड़ा सा नीचे इसमें एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है, यहाँ एक छिद्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और छिद्र में से दोनों नरयुग्मक, क्योंकि परागनलिका में दो नरयुग्मक है, आपको बता दिया था कि जनन केंद्र आगे विभाजित होकर के दो नरयुग्मक बनाता है, तो दोनों नरयुग्मक इस सहायक कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं। एक नरयुग्मक तो अमीरीय गति करता हुआ कहाँ चला जाएगा, द्वितीयक केंद्र के पास यहाँ जाएगा, और दूसरा नरयुग्मक, एक दो है नरयुग्मक, एक तो यहाँ चला जाएगा और एक नरयुग्मक कहाँ जाएगा, ये जो अंड कोशिका है इसके पास में आ जाएगा। ठीक है ना, दोनों नरयुग्मक कहाँ मुक्त हो जाएंगे, सहायक कोशिका में, और दोनों नरयुग्मक में से एक नरयुग्मक कहाँ चला जाएगा, ये जो द्वितीयक केंद्र है यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा, और एक नरयुग्मक अंड कोशिका के पास में आ जाएगा, और दोनों नरयुग्मक आगे क्या करेंगे, निषेचन करेंगे। ठीक है, तो 5वां पॉइंट टॉपिक आएगा हमारा अगला, क्या, द्विनिषेचन और त्रिक संलयन। ये आपने अच्छी तरह समझ लिया कि परागनलिका कैसे प्रवेश करती है, द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन। 5वां पॉइंट। अब देखिए, ये परागनलिका सहायक कोशिका को भेजती हुई अंदर प्रवेश कर गई, और दोनों नरों को इसने अंदर मुक्त कर दी। ठीक है ना, कैसे गई आपको मैं अभी पहले डायग्राम में बता दिया। ये सहायक कोशिका जैसी अंदर, ये परागनलिका अंदर जाती है, सहायक कोशिका अपवासित हो जाती है, और इसके फिलीफॉर्म उपकरण में होकर के परागनलिका अंदर प्रवेश कर जाती है, और इसका अंतिम सिरा से नीचे एक छिद्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें से दोनों नरयुग्मक सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं। अब दो नरयुग्मक हो गए, अब बात करते हैं एक नरयुग्मक। नंबर 1, नरयुग्मक अगुणित है। ये किसको निषेचित करेगा, एक नरयुग्मक, ये जो बीच में अंड उपकरण है, अंड उपकरण के बीच में कौन सी बड़ी कोशिका है, अंड कोशिका है, इस अंड कोशिका को निषेचित करता है। इसके साथ में क्या करेगा, संलयन करेगा। ये भी अगुणित है, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, युग्मनज, जाइगोट, जो कैसा होगा, द्विगुणित होगा। ठीक है, पहला निषेचन हो गया, नर और मादा युग्मक का संलयन हो गया,
इसको क्या बोलेंगे हम, निषेचन। और यहाँ पर ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, दो युग्मकों का संलयन हो रहा है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, युग्मक संलयन, या इसको हम वास्तविक निषेचन भी कहेंगे, वास्तविक निषेचन। ठीक। अब दूसरा नर युग्मक रह गया। पहले नर युग्मक ने क्या कर दिया, अन्य कोशिका को निषेचित किया, दोनों अगुणित थे, और क्या संरचना बनी, दो गुणित युग्मनज बना। ये युग्मनज आगे चल करके भ्रूण बनाएगा, और भ्रूण से फिर नया पादप विकसित होगा, जो आगे हम पढ़ेंगे। अब रह गया दूसरा नर युग्मक, नर युग्मक। ये कैसा है, अगुणित है। नर युग्मक दोनों अगुणित हो गए। अब ये क्या करेगा, ये बीच में अनुदित गति करता हुआ खा जाएगा द्वितीय केंद्र के पास, और द्वितीय केंद्रक के पास पहले से ही दो ध्रुवीय केंद्रक है। द्वितीय केंद्रक, इसके पास पहले से दो ध्रुवीय केंद्रक है, यानी कैसा है, द्विगुणित है। तो दूसरा नर युग्मक इसको निषेचित करेगा, और निषेचित करेगा तो एक एन ये और 2n ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो 3n संरचना बनेगी, त्रिगुणित संरचना बनेगी, और उसको बोलेंगे हम क्या, प्राथमिक भ्रूण कोश। यह नाम ध्यान रखना, ये भ्रूण कोश है, ये भ्रूण कोश चल रहा था अब तक, प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका। ठीक है। दूसरा जो निषेचन होगा, इससे क्या बनेगी, प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका बनेगी, और एक कोशिका कैसी होगी हमारी, त्रिगुणित। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 केंद्रकों का संलयन हो रहा है। द्वितीय केंद्रक में 2 केंद्रक है, और नर युग्मक में भी कितने केंद्रक है, 1 केंद्रक है। 2 और 3 केंद्रों का संलयन हुआ, इसलिए इस घटना को क्या बोलेंगे, त्रिसंलयन। ये घटना क्या कहलाएगी, वास्तविक निषेचन, या इसका दूसरा नाम क्या है, युग्मक संलयन, क्योंकि यहाँ पर नर और मादा युग्मकों का संलयन हो रहा है, तो युग्मक संलयन हो गया। तो अब ये निषेचन प्रक्रिया 2 बार हो गई। पहली बार निषेचन क्या हुआ, युग्मनज का निर्माण हुआ, दूसरी बार निषेचन में प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका का निर्माण हुआ। तो पादपों में 2 बार निषेचन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, द्वि निषेचन कहलाती है। 2 बार निषेचन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, द्वि निषेचन कहलाती है। और 3 केंद्रों का यहाँ पर संलयन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिसंलयन या त्रिसंलयन कहते हैं। ये घटना त्रिसंलयन कहलाती है। द्वि निषेचन का अध्ययन किसने किया था, एक वैज्ञानिक थे नावास्टिन। नावास्टिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इन्होंने किया था किस पर, फ्रिटिलेरिया और लिलियम के पादपों पर द्वि निषेचन का सबसे पहले अध्ययन इन्होंने किया था। ठीक है, इसने किया था, नावास्टिन ने फ्रिटिलेरिया और लिलियम पादप पर द्वि निषेचन का अध्ययन किया। ठीक, अब बात करते हैं कि द्वि निषेचन की तो घटना यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए कि ये जो 2 बार निषेचन है, ये प्रक्रिया केवल और केवल आवृत बीजी पादपों का विशेष लक्षण है। यानी ये जो घटना होती है केवल और केवल आवृत बीजी पादपों में ही पाई जाती है। पादपों किसी और वर्ग में, अनावृत बीजी है, टेरिडोफाइटा है, ठीक है ना, और ब्रायोफाइटा है, कवक है, शैवाल है, इन किसी भी पादप वर्ग में और किसी वर्ग में घटना नहीं पाई जाती। केवल किसमें पाई जाती है, आवृत बीजी पादपों में ही द्वि निषेचन की घटना पाई जाती है। और इसका फायदा क्या होता है, द्वि निषेचन का महत्व क्या होता है। देखो, पहले बार निषेचन हुआ, इससे क्या बना, युग्मनज बना। तो युग्मनज क्या बना देगा, भ्रूण बना देगा, भ्रूण से नया पादप विकसित होगा। लेकिन जब भ्रूण का विकास होगा, तो भ्रूण को विकास के लिए कुछ पोषक पदार्थ की आवश्यकता होगी, तभी तो भ्रूण आगे परिवर्तित होगा, आगे वृद्धि करेगा। तो भ्रूण के लिए पोषण के लिए जो पोषक ऊतक है वो कौन बनाता है, प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका बनाती है। ये वृद्धि करके क्या बनाएगा, भ्रूणकोश बनाएगा। क्या बनाएगा, भ्रूणकोश। और ये भ्रूणकोश क्या करेगा, परिवर्तित होने वाले भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करता है। समझ में आया, प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका से क्या बनेगा, भ्रूणकोश बनेगा। और ये भ्रूणकोश क्या करेगा, परिवर्तित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा, जिससे भ्रूण आसानी से वृद्धि करता रहेगा। ठीक है, इसलिए द्वि निषेचन का इस पादपों में महत्व होता है।
यदि ये घटना नहीं होगी तो भ्रूण कोश का निर्माण नहीं होगा, और जब भ्रूण कोश का निर्माण नहीं होगा तो परिवर्तित होने वाले भ्रूण के लिए पोषण नहीं मिलेगा, भ्रूण की वृद्धि नहीं हो पाएगी। ठीक है। दूसरी बात, जो प्राथमिक भ्रूण कोश बनता है इसमें नर और मादा दोनों ही जनकों के गुणसूत्र होते हैं, इसलिए ये अपने आप में क्या होता है, एक संकररोध होता है, जिससे इन पादपों को फायदा होता है। ठीक है। तो ये भ्रूणकोश का महत्व होता है, द्वि निषेचन का महत्व होता है। ठीक, समझ आ गया द्वि निषेचन। तो ये पूरे 5 चरण आपके कंप्लीट हो गए निषेचन के। पहले 3 चरण हमने कल पढ़ लिए थे और दूसरे चरण हमने आज पढ़ लिए, पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश और द्वि निषेचन या रिएक्शन। यहां तक हमने देख लिया युग्मनज का निर्माण हो गया और प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका हो गई। अब ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका क्या बनाएगी, भ्रूणकोश बनाएगी। क्या बनाएगी, भ्रूणकोश। यहाँ पर शब्दों का ध्यान रखना, ये भ्रूणकोश है, ये भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश पोषक ऊतक है, भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद है। ठीक है ना। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश की जगह भ्रूणकोश लिख देते हैं और भ्रूणकोश जो पोषक ऊतक है उसकी जगह भ्रूणकोश लिख देते हैं, दोनों नाम सिमिलर से हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद है और भ्रूणकोश क्या है, ये पोषक ऊतक है जो भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करता है। ठीक। तो अब ये आगे प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका क्या बनाएगी, भ्रूणकोश बनाएगी। तो भ्रूणकोश का विकास या भ्रूणकोश कैसे परिवर्तन होंगे, कितने प्रकार के होंगे, और भ्रूण का विकास या युग्मनज से भ्रूण का परिवर्तन कैसे होगा, या फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक के टॉपिक में निषेचन तक कोई प्रॉब्लम आपको हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आपको दे रखा है। ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आती है आपको तो फोन करके या व्हाट्सएप पर डिस्कस करके आप अपनी समस्या का समाधान कर लेना। इसके बाद 2 लेसन के वीडियो और आएंगे आपके लिए इस चैप्टर में, और जो दोनों वीडियो जब आपके पास आ जाएंगे तो इस सारे चैप्टर का PDF बनाकर नोट्स बनाकर के आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप इसको स्टडी कर लेना अच्छी तरह से, नोट्स को पढ़ लेना, और जब आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा तो इस चैप्टर के बाद आपको 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। 3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दूंगा टेस्ट करने के लिए तीनों चैप्टरों में से मिलाकर के मैं 30 क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए दूंगा, जिनके जवाब आपको निश्चित टाइम के अंतर्गत जो भी टाइम पीरियड होगा निर्धारित कर दूंगा 9 से 10 के बीच में, और उस टाइम पीरियड में वो पेपर आपको सोल्व करके तुरंत उसको ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, उसके आंसर आपको फटाफट व्हाट्सएप पर देने होंगे। ठीक है ना। तो अच्छी तरह से मेरी तैयारी करें। ठीक है ना। तो अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे संपर्क कर लें।